पुनः इस तंत्रज्ञान कक्षा में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आज की इस अवधि में हम गिल्लू पाठ से संबंधित महादेवी वर्मा से रचित रेखांकित रचना का अंतिम भाग अर्थात तृतीय चरण का अध्ययन करने वाले हैं। प्रथम अवधि में हमने देखा गिल्लू कहां से गिरा, किस स्थिति में था, लेखिका ने उसे कौवों से कैसे बचाया, कौवों के प्रति लोगों के विचार कैसे थे, लेखिका ने लोगों के विचार को विरोध करते हुए किस तरह से गिल्लू को प्रथम चिकित्सा प्रदान करते हुए उसके प्राणों की रक्षा करती है और मानवीयता का उदाहरण बन जाती है। गिल्लू चिकित्सा के उपरांत प्रज्ञावस्था में आ जाता है। अपनी चमकीली आंखों से इधर उधर देखते रहता है। घर वालों को, लेखिका को निहारता रहता है। कुछ ही महीनों के तत्पश्चात गिल्लू का देह लघु से गुरु में परिवर्तित हो जाता है। फिर गिल्लू के आकर्षणीय विचार, उसकी गतिविधि, उसकी एक्टिविटीज लेखिका के प्रति आरंभ हो जाती है। यहां तक हमने प्रथम चरण में देखा था। द्वितीय चरण में हमने देखा गिल्लू लेखिका के सम्मुख रहने के अभाव से लेखिका के पैर तक आना, पर्दे पर चढ़ जाना, फिर वहां से तेजी से उतरना, दौड़ना और लेखिका का अध्ययन कक्षा से उठकर गिल्लू को पकड़ना, लिफाफे में बंद करना और उसकी चिक चिक ध्वनि से आकर्षित होकर उसे काजू बिस्किट खाने के लिए देना। फिर गिल्लू के जीवन में प्रथम वसंत आता है। गिल्लू खिड़की से बाहर जाकर मुक्ति का आभास प्रकट करता है। खेलना कूदना, गिलहरियों के झुंड का नेता बनकर टहनी पेड़ों से उछलता कूदता सारा दिन मस्ती करता, शोर करता, फिर घर के भीतर आकर अपने ही दलिये में विश्रांति करता। फिर लेखिका को चौंकाने के लिए गिल्लू ने फूलदान के बुट्टियों में छिपना, फूलों में छिपना, सोनजूही की पत्तियों में छिपना, पर्दे की चुन्नट के पीछे छिपना। इस तरह से गिल्लू चाहता था लेखिका हमेशा मेरी प्रतीक्षा में रहे और मैं लेखिका के छत्र छाया में रहूं। इस तरह से लेखिका के मन में मेरे प्रति अधिक प्रेम भाव उत्पन्न होगा। इसी दृष्टिकोण से गिल्लू यह कार्यकलाप करता था। अब हम अंतिम तृतीय चरण में गिल्लू के प्रति
अंतिम अवधि कैसे आई, कैसे परिवर्तित होती है, फिर उसके बाद गिल्लू की समाधि कहाँ बनाई जाती है, लेखिका के साथ कौन सी दुर्घटना होती है, इस अवधि में हम अवश्य प्रकाश डालेंगे। आइए अंतिम चरण अध्ययन करते हैं। मेरे पास सुबह से मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं। देखिए लेखिका का उल्लेख, उनके पास अनेक पशु पक्षियां निहित थी और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है। उन पशु पक्षियों का प्रेम लगाव लेखिका से कतई कम नहीं था। वो सतर्क थे लेखिका से, लेखिका की ममता से, वो परे थे लेखिका की चाह से। इसीलिए सारे पशु पक्षियां लेखिका से प्रेम करती थी, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत हुई है, ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। लेखिका ने संस्मरण दृष्टिकोण से इस वाक्य का उल्लेख किया है। लेखिका यहां पर स्पष्ट कर रही है कि सारे पशु पक्षियों में किसी में भी ऐसा साहस, ऐसा दृढ़ संकल्प नहीं था उनके साथ बैठकर भोजन करने का। लेखिका के साथ भोजन करने का साहस, हिम्मत, धैर्य, संकल्प किसी के पास नहीं था। तो इस वाक्य से हमें यह ज्ञात होता है गिल्लू ही लेखिका के सम्मुख रहकर अधिक प्रेम प्राप्त करके लेखिका के साथ उनकी थाली के पास बैठकर भोजन करता था। गिल्लू में ही यह धैर्य था, यह साहस था, यह हिम्मत थी। थाली, जिसे कन्नड़ में तट्टे कहते हैं, आंग्ल में प्लेट कहते हैं। इस वाक्य में यह प्रश्न का आभास होता है कि लेखिका के साथ भोजन करने की हिम्मत किसमें थी? उत्तर बताइए। सही, गिल्लू में थी। अब देखिए द्वितीय प्रश्न, गिल्लू इनमें अपवाद था। देखिए उन सभी पक्षी प्राणियों में, पशु पक्षियों में गिल्लू अपवादित था। अपवाद टीका अर्थात टीकाकार, जिसे कारक में आते हैं ना, कर्णकारक, कर्ताकारक, कर्मकारक, संप्रदान कारक, उपादान कारक, जैसे कारक के 8 अंग आते हैं, उसी में एक था अपवादन कारक, जिसे हम टीका कर सकते हैं, जिसे संकेत कर सकते हैं। वैसे ही गिल्लू भी उन सभी में संकेतित जीव था। लेखिका स्पष्ट से कहती है गिल्लू उनमें अपवाद था। उन सभी में अगर किसी में साहस था, वहां केवल गिल्लू में था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, जैसे ही लेखिका अपने कार्य से विश्रांति लेकर अपने कार्य को पूर्ण कर
अपने कार्य से विराम लेकर भोजन के लिए आती, वैसे ही गिल्लू भी दौड़ता हुआ उनके पीछे पीछे उनके भोजन स्थान के निकट आ पहुंचता। वहां खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार, बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता। गिल्लू खिड़की से निकलकर उत्साह, चल्लाट, शोर, एक अचरज भाव से कूदता नाचता हुआ दीवार को लांघता, बरामदा, अंगड़ू, बरामदे से सीधे अंगड़ದಿಂದ ನೇರವಾಗಿ घर के भीतर प्रवेश कर लेखिका के भोजन स्थान के निकट आकर भोजन के लिए उपस्थित हो जाता था। यहां पर दीवार और बरामदा शब्द का उल्लेख हुआ है जो द्वंद्व के रूप में निखरता है। मेज का अर्थ है मेजू, बेंच, डाइनिंग टेबल जिसे कहते हैं। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया। बहಳ कष्टದಿಂದ, कठिनाई, कष्टದಿಂದ, बड़ी कठिनाई से लेखिका ने गिल्लू को पहले संभाला, फिर उसे ज्ञात किया भोजन का सेवन किस तरह से किया जाता है। गिल्लू तो थाली के भीतर आ जाता था, मगर लेखिका ने उसे भोजन की सभ्यता का आभास कराया। इसमें बड़ी व्यवधानता उत्पन्न होती थी लेखिका को, फिर भी लेखिका ने गिल्लू को ज्ञात कराया, समझाया। जहां बैठकर वहां मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। गिल्लू लेखिका के साथ भोजन करने के लिए सिद्ध हुआ, योग्य हुआ। तब लेखिका उसे खाने के लिए काजू बिस्किट के साथ चावल भी अर्पण करती थी। वह चावल के एक एक दाने को बड़ी सफाई से, स्वच्छता के साथ, जिसे आंग्ल में नीटनेस कहते हैं, उस तरह से सेवन करता था। काजू उसका प्रिय खाद्य था। गिल्लू का प्रिय खाद्य अर्थात सेवन योग्य भोजन काजू था, जिसे गिल्लू बड़े चाह, जिसे कन्नड़ में आसक्ति, प्रीति कहते हैं, वैसे ही गिल्लू काजू का सेवन करता था। और कई दिन काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीजों या तो लेना बंद कर देता था या झूले से नीचे फेंक देता था। गिल्लू को किसी दिन यादे बिना अगर काजू न मिलता तो गिल्लू भोजन न करता या फिर काजू के अतिरिक्त कोई अन्य सेवन योग्य वस्तु, अन्य सेवन योग्य कुछ दे दिया जाता तो गिल्लू से नीचे फेंक देता। आई डोंट लाइक। गिल्लू का प्रतिक्रिया यह था। इसलिए मां के जैसे, जिस तरह से एक मां अपने बच्चे का ध्यान रखती है, वैसे ही लेखिका ने भी गिल्लू में
अपने पुत्र का वास देखा था। इसीलिए लेखिका गिल्लू को उस समय सबसे महंगे कॉस्टली, सबसे महंगे काजू लाकर देती थी, वो भी प्रतिदिन। इससे हमें पता चलता है लेखिका गिल्लू से कितना प्रेम करती थी। तो इस प्रश्न में हमने देखा गिल्लू और लेखिका के पवित्र संबंध, गिल्लू लेखिका के बीच जो माँ और बेटे का रिश्ता था, लेखिका के हृदय में गिल्लू के प्रति ममता का रूप, यह सब हमने द्वितीय प्रश्न में देखा। अब हम देखेंगे तृतीय प्रश्न में। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उसी समय लेखिका के साथ एक दुर्घटना हो जाती है जो निंदा के योग्य है। इससे लेखिका घायल होकर अस्पताल में चिकित्सक से नियुक्त हो जाती है। तब यह विषय गिल्लू से परे था, गिल्लू से भिन्न था। गिल्लू को इसका ज्ञात नहीं था। गिल्लू लेखिका के प्रतीक्षा में दिन व्यतीत कर रहा था। परंतु लेखिका को अस्पताल में गिल्लू की चिंता अधिक हो रही थी। तो इस वाक्य में हमने देखा आहत पेट्टो गायगुंडा, जिसे कन्नड़ में कहते हैं। कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। यहां अधिकरण कारक का वाक्य है। इस वाक्य में विभक्ति प्रत्यय का उपयोग हुआ है, जिसे व्याकरण दृष्टि से विसर्ग का संज्ञा दिया जाता है, अर्थात विसर्ग की संज्ञा दी जाती है। उन दिनों अब मेरे कमरे का दरवाजा खोला जाता। जब लेखिका अस्पताल में थी, उनके प्रियजन, संबंधी, मित्र, आसपास के लोग उन्हें भेंट करने के लिए उनके घर प्रवेश करते तो लेखिका के कमरे तक जाते। गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता हुआ और फिर किसी दूसरे को देखकर तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता। जैसे ही लेखिका के कमरे के द्वार खोले जाते, गिल्लू अपने घोंसले से, डलिये से नीचे उतरकर तेजी से दौड़ता हुआ उस व्यक्ति के पीछे आता और उनसे पूर्व लेखिका के कमरे में आता और घूमकर उनका चेहरा देखता। लेखिका न होने के कारण, कोई अन्य होने के कारण निराश होकर गिल्लू उसी तेजी से दौड़ता हुआ अपने डलिये में जा बैठता। जब उसे काजू दे जाते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले। जब लेखिका के अनुपस्थिति में कोई उसे
सबको पता था गिल्लू का प्रिय खाद्य काजू था, इसलिए सभी उसे काजू दे जाते। जब लेखिका गुणवंत होकर अर्थात स्वस्थ होकर घर लौटती है, प्रवेश करती है, सबसे पहले उन्होंने अपने घर की सफाई की, साथ ही गिल्लू के घोंसले अर्थात डलिया, जब डलिया लेकर सफाई कर रही थी, उसमें अपार रूप से काजू भरे पड़े थे। जिनसे ज्ञात होता था कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा। लेखिका ने उस डलिए में काजुओं को देखा, काजू अर्थात गोडंबे देखा, तो लेखिका को हास्य भी हुआ और दुख भी हुआ। खेद इसलिए हुआ कि उनकी अनुपस्थिति में गिल्लू ने एक भी काजू नहीं खाए, उनका सेवन तक नहीं किया, उन्हें चूहा तक नहीं स्पर्श भी नहीं किया। तो गिल्लू के प्रति लेखिका के मन में और ज्यादा प्रेम उत्पन्न होता है। लेखिका को अधिक प्रेम गिल्लू पर आता है और वो खुश हो जाती है। हास्य भाव उनके हृदय में प्रकट होता है, उत्पन्न होता है। यहां हमने देखा लेखिका की अनुपस्थिति में गिल्लू ने ना कुछ खाया, ना पिया, ना वहां अपनी स्वेच्छा से विश्रांति भी की, ना उसने किसी के अन्य से मिले अपने प्रिय खाद्य का सेवन किया, कुछ भी नहीं। निराश भाव से दुखित होकर लेखिका की प्रतीक्षा करता रहता था। अब देखेंगे हम गिल्लू के जीवन की अंतिम अवधि। मेरी अस्वस्थता में वहां तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को हौले हौले सहलाता रहता। यहां पर 3 शब्दों का भिन्न रूप से उच्चार हुआ है। पहला है अस्वस्थता। सामान्य रूप से सबको पता है, जब लेखिका स्वस्थ होकर घर आती है, घर की साफ सफाई करती है, कुछ समय उपरांत फिर से उनमें अशक्त भाव का आभास होता है, वहां विश्रांति करती है, तब गिल्लू तकिया अर्थात तलेदिंबू नन्हे नन्हे पुट्टा पुट्टा, यह सजाती शब्द है। पंजा अंगई, यह संज्ञा शब्द है। अब देखें, जब लेखिका फिर से अस्वस्थ हो जाती है, विश्रांति करती रहती है, तब गिल्लू पुत्र के रूप जैसे, पुत्र के भाव जैसे, पुत्र के आभास में लेखिका के पास आकर उनके सर के सम्मुख बैठकर तलेदिंब हत्तिर बंधु कुಳಿತು बैठकर सहलाना अर्थात मसाज करना, उनके सर के पास आकर लेखिका के सर को मसाज करना, उनके माथे पर हाथ रखना, जैसे पुत्र का कर्तव्य गिल्लू व्यतीत कर रहा था। लेखिका को यहां भी गिल्लू पर अधिक प्रेम आता है और उनकी आंखें नम हो जाती हैं। लेखिका को लगता है
वार्षिक प्रश्न पत्रिका में 4 अंक के लिए पूछा गया था। तो यहाँ पाठ बहुमुख्य है, इसका अध्ययन निखरता से करें, अवश्य लाभ है। अपने झूले में बैठता, गर्मियों का मौसम था, गर्मियों के दिन थे, लेखिका के पास उनके गृह कार्य थे, उसमें लग गई थी। गिल्लू उस दिन जब उसके जीवन का अंतिम दिन था, न बाहर गया, न अपने झूले से नीचे उतरा। शून्य रूप में गिल्लू अपने झूले में विश्रांति कर रहा था। दोपहर में काम करती रहती, यहां तात्कालिक काल का शब्द होता है। फिर हम देखेंगे अगले वाक्य को, वह मेरे पास रखी सुराही, जिसे कन्नड़ में होजू कहते हैं। पानी शीतल होने के लिए जिस माटी के बर्तन में ढका जाता है उसे सुराही कहते हैं। सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। लेखिका जैसे ही उस मिट्टी के बर्तन में पानी को डालकर उसे पानी से भरकर अपने सम्मुख रखती, क्योंकि उस समय फ्रिज नहीं थे। फ्रिज होते तो अवश्य लेखिका पानी की बोतल को उसी में रखती, पानी के बर्तन को उसी में रखती। फ्रिज न होने के कारण लेखिका ने पानी को माटी के बर्तन में भर दिया। गिल्लू आधा निश्चस्तता से उस पानी के बर्तन पर बैठ जाता और विश्रांति करता, क्योंकि गिलहरियों के स्वभाव में शीतलता को प्राप्त करने की जिज्ञासा अधिक होती है। यहाँ क्रियाशील उनमें जन्म से ही उत्पन्न रहती है। गिल्लू ठंडक को प्राप्त करने के लिए उस पर आकर बैठता था। इस तरह से वहां ठंडक भी पाता और लेखिका के पास भी रहता। ठंडक तंबू। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती। गिलहरियों के जीवन की अवधि केवल 2 वर्ष होती है, 2 वर्ष से अधिक नहीं होती। जन्म से लेकर वहां 2 वर्ष तक ही जीवित रहते हैं। अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। यह वाक्य सरल वाक्य है, इसमें प्रश्न क्रेडिटी नहीं होता। ऐसे वाक्यों को अनुवाद भी लिया जाता है, कन्नड़ अनुवाद या आंग्ल अनुवाद। जिस माध्यम में आप रहते हैं उस माध्यम में इसका उच्चारण करने के लिए, लेख देने के लिए ऐसे वाक्यों को आपके सम्मुख 1 अंक के लिए, कुल 3 अंकों के लिए आपके सामने प्रस्ताव के रूप में ढका जाता है। याद रखिए,
संपूर्ण दिन लेखिका के पास निशक्त भाव से गिरा रहा, वहीं पड़ा रहा, वहीं विश्रांति कर रहा था। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जागकर हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया। इस वाक्य में वैज्ञानिक भाव है। इस वाक्य में यह दर्शाया जा रहा है, जुल्लू के पंजे अंगई, जिसे अंगई कहते हैं, जुल्लू के पंजे ठंडे हो रहे थे, शीतल हो रहे थे। समस्त देह ತಂಪಾಗಿತ್ತು। ಆ ತಂಪಾದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಉಷ್ಣ ಕೊಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ लेखिका ने समस्त रात्र में जागकर हीटर से, जिसे पानी गरमाने के लिए प्रयोग किया जाता है, उस हीटर से उसके देह पंजों को उष्ण देने का प्रयास किया, क्योंकि मनुष्य के देह में उष्ण है तो जीव है, उष्ण नहीं तो जीव निर्जीव हो जाता है। इसीलिए देह गतिविधि में आए, चटुवटिका में आए, एक्टिविटीज में रहे, मूवमेंट्स में रहे, तो उसे उष्ण अनिवार्य है। यहां उष्ण देने का लेखिका ने प्रयत्न किया, परंतु लेकिन आदरे प्रभात बेलिगे अर्ली मॉर्निंग, प्रभात की प्रथम किरण के साथ ही वह चिर निद्रा में सो गया। सुबह की प्रथम किरण सूर्य से जमीन को, पृथ्वी को स्पर्श के पूर्व ही जुल्लू ने अपने जीवन की अंतिम अवधि की सांस ले ली। सांस उसी रूप जो जीवित का आभास कराते हैं। चीर निद्रा में ऐसी नींद जैसे घोड़े बेचकर सोना, मुहावरा, ऐसी नींद में जुल्लू प्रवेश कर जाता है जहां से उसका प्रस्थान असंभव है, असंभव बन जाता है। तो यहां का जुल्लू के अंतिम दिनों का वर्णन। अब देखेंगे हम जुल्लू की समाधि कहां बनाई गई, क्यों उसका झूला उतार कर रख दिया गया है। जुल्लू के निधन के उपरांत जुल्लू की डलिया को वहां से निकालकर नीचे रख दिया गया और खिड़की की जाली बंद कर दी गई। जिस खिड़की के मार्ग से जुल्लू का आना जाना लगा रहता था, उसे भी बंद कर दिया गया। परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार आकड़े चीख कर करती रहती है और सोनजूही खिलती ही रहती है। जुल्लू को निधन में चला गया, डलिया निकालकर नीचे रख दिया गया, खिड़की का मार्ग बंद कर दिया गया। लेकिन आदरे खिड़की आचे भागदनी रुमंता अलिलु जना अलिलु वंश अलिलु पीढ़ी की, जिसे पीढ़ी कहते हैं, वंश, जो गिलहरियों के वंश में इस बात का आभास नहीं था। उन्हें लगा जुल्लू घर के भीतर है, जुल्लू अब बाहर नहीं आएगा, हम उसे चीख कर बुलाएं तो अवश्य वह आएगा। वह बुलाते ही रहे, सोनजूही खिलती ही रही,
परंतु गिल्लू नहीं आया, क्योंकि गिल्लू इस लोक को त्याग कर उस लोक प्रवेश कर चुका था। सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि है। एक अंक का प्रश्न, गिल्लू की समाधि कहाँ है? सोनजूही के नीचे। उस सोनजूही के नीचे गिल्लू की समाधि को बना दिया गया था, इसलिए भी कि उसे वह लता मीन्स बल्ली सबसे अधिक प्रिय थी। सोनजूही की लता गिल्लू को अत्यंत प्रिय थी। उसमें छिपना, उससे खेलना, उसका स्वाहा गिल्लू के लिए अत्यंत प्रिय था। इसलिए भी कि उस लघुगात पुट्टदेह का किसी वासंती दिन जूही के पिताब अर्थात येलो कलर पिताब छोटे फूल के रूप में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। लेखिका को आभास था जो लता गिल्लू को अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम है, जिसकी खुशबू, जिसका रंग गिल्लू को सबसे आनंददायक था, सबसे प्रिय था। उसी के नीचे अगर हम गिल्लू की समाधि को बनाएंगे तो अवश्य गिल्लू किसी दिन उसी लघुगात के रूप में फिर से इस धरती पर जन्म लेगा और फिर से मेरे पास आएगा। यह आभास लेखिका को था, इसीलिए लेखिका इस संतोष में, इस आनंद भाव से उस लता के नीचे गिल्लू की समाधि को बनाती है। तो प्रिय छात्र छात्राओं, यह था गिल्लू पाठ का अंतिम भाग, तृतीय चरण। हमने इसमें देखा माता का रूप, जैसे गिल्लू को सबसे ज्यादा प्रेम करना, गिल्लू के भोजन की अवस्था करना, उसे भोजन सिखाना, साफ सफाई से घर में रहना, यह भी सिखाया, महंगे काजू खिलाना, यह सब ममता के रूप में दर्शाया। दुर्घटना हुई लेखिका के साथ, लेकिन दुख हुआ गिल्लू को, निराशा हुई गिल्लू को, उलझन में था गिल्लू। यह पुत्र का आभास कराता है। निस्सहायता, लेखिका के अनुपस्थिति में गिल्लू जैसे शक्तिहीन निस्सहायता से घर में था। अंतिम दिन, गिल्लू के अंतिम दिनों में लेखिका ने पुष्ट देने का प्रयास किया, उसे जीव प्रदान करने का प्रयास किया, परंतु नियम अनुसार, विधि अनुसार गिल्लू का निधन हो जाता है। समाधि उसके प्रिय सोनजूही लता के नीचे उससे अत्यंत प्रिय थी, इसीलिए लेखिका ने उस समाधि के नीचे, उस लता के नीचे उसकी समाधि बनाई और आत्मविश्वास था कि गिल्लू पुनः उसी के रूप में खिल जाएगा। तो यह था गिल्लू पाठ से संबंधित पाठ संवादित है, 4 अंक के लिए नियमित रूप से है। इस 2019 और 20 की वर्ष की हिंदी टीएल परीक्षा में इसका 4 अंकों के प्रश्न अंकित करके विद्यार्थियों के सामने प्रदर्शन किया था और विद्यार्थियों ने लिखा भी होगा इसे। आप भी अच्छी तरह से स्पष्टता से इसका पुष्टिकरण करें और आप भी अच्छे अंक प्राप्त करें। सो इस पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर तंत्रज्ञान के द्वारा आप तक पहुंचाया जाएगा। अब आज का गृह कार्य है
जोड़ी शब्दों को विभक्ति प्रत्ययों का सही रूप से अध्ययन करें और उसे एक लेख के रूप में संग्रह करें। संज्ञा और विलोम शब्दों का भी अध्ययन करें। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए। जब भी आप पाठशाला को आएंगे इन सभी विषयों का संग्रहण